नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल शिक्षक मित्र पर। आज हम बात करने वाले हैं हिंदी का बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक जो कि है वर्णमाला। आप लोगों ने अक्सर देखा होगा कि अल्प प्राण, महाप्राण, सघोष, अघोष, स्वर, व्यंजन, अनुनासिक, वर्ण, संयुक्ताक्षर, प्लुत स्वर, दीर्घ स्वर इतने सारे आते हैं कि कई बार आप सभी कंफ्यूज हो जाते हैं। आपको पता नहीं रहता, पढ़ के नहीं गए रहते हैं, तो वे चीजें आप छोड़कर आ जाते हैं। दोस्तों, ये इम्पोर्टेंट इसलिए भी है क्योंकि इस पार्ट से मिनिमम 3 प्रश्न तो पूछते ही हैं। मतलब 3 मार्क्स आप आसानी से पा सकते हैं। कई बार क्या होता है कि जल्दबाजी में इससे 5 से 6 नंबर का प्रश्न भी पूछ लिया जाता है। ये ज़्यादा बड़ा टॉपिक नहीं है, लेकिन ये है कि इसमें कई चीज़ें आ जाती है, इसलिए आप इसे तैयारी करेंगे तो पूरे 5 नंबर आसानी से पा सकते हैं। तो बिना किसी देरी के चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आज के इस वीडियो में वर्णमाला के सारे डाउट क्लियर करेंगे। इसके बाद से आपको कोई भी पेपर होगा उसमें आपको दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, तो चलिए देखते हैं वर्णमाला किसे कहते हैं। वह छोटी से छोटी ध्वनि जिसके टुकड़े या खंड न किए जा सकें उसे वर्ण कहते हैं। एक बार और ध्यान से सुनिएगा दोस्तों। वह छोटी से छोटी ध्वनि जिसके टुकड़े या खंड न किए जा सके उसे वर्ण कहते हैं। उदाहरण में अ, ई, क, ख, च आदि। तो चलिए देखते हैं वर्ण के कितने भेद हैं। तो वर्ण के 2 भेद होते हैं दोस्तों। पहला स्वर, दूसरा व्यंजन। तो चलिए देखते हैं वर्णमाला किसे कहते हैं। वर्णों के क्रमबद्ध समूह को ही वर्णमाला कहते हैं, या वर्णों के समूह या वर्णों के समुदाय को ही वर्णमाला कहते हैं। हिंदी में वर्णों की संख्या 46 होती है दोस्तों। तो चलिए हिंदी वर्णमाला को देख लेते हैं। दोस्तों, यहाँ पे अ, आ, ई, उ, री, ए, ऐ, ओ, ये 11 जो है स्वर है दोस्तों। और अंग, अहा ये क्या है? 2 अयोगवाह है दोस्तों। और क से लेकर म तक आपका 25 स्पर्श व्यंजन है दोस्तों। और य, र, ल, व ये क्या है? 4 अंतस्थ व्यंजन है दोस्तों। और स, स, ह ये 4 उष्ण व्यंजन है दोस्तों। और छ, त्र, ज्ञ, स्र ये 4 संयुक्त व्यंजन। और अढ़ी, अढ़ा ये 2 उच्चित व्यंजन है दोस्तों। इस प्रकार कुल इसमें 52 वर्ण है दोस्तों। तो चलिए आगे देखते हैं। अगला है स्वर किसे कहते हैं। जिन ध्वनियों या वर्णों के उच्चारण में अन्य वर्णों की सहायता न लेनी पड़े उन्हें स्वर कहते हैं। या जिन ध्वनियों के उच्चारण में हवा मुख विवर से अबाध गति से निकलती है, यानी बिना रुकावट के निकलती है, तो उन्हें स्वर कहते हैं दोस्तों। उदाहरण के लिए अ, आ, ई, उ आदि। हिंदी वर्णमाला में दोस्तों स्वरों की संख्या 11 होती है। तो चलिए अगला देखते हैं। हिंदी वर्णमाला में स्वर 3 प्रकार के होते हैं दोस्तों। पहला ह्रस्व या लघु स्वर, दूसरा दीर्घ स्वर, तीसरा प्लुत स्वर। चलिए पहले स्वर यानी ह्रस्व स्वर को जान लेते हैं। जिन स्वरों के उच्चारण में कम से कम समय लगे उन्हें ह्रस्व स्वर कहते हैं। एक बार ध्यान दीजिएगा दोस्तों। जिन स्वरों के उच्चारण में कम से कम समय लगे उन्हें ह्रस्व स्वर कहते हैं। या वे स्वर जिनके उच्चारण में कम से कम समय लगता है, अर्थात जिनके उच्चारण में अन्य स्वरों की सहायता नहीं लेनी पड़ती है, ह्रस्व स्वर कहलाते हैं। जैसे अ, ई, उ, री आदि। दोस्तों हिंदी में कुल 4 ह्रस्व स्वर होते हैं।
चलिए दूसरा देखते हैं। तो दूसरा है दीर्घ स्वर। जिन स्वरों के उच्चारण में ह्रस्व स्वर यानी लघु स्वर से दुगुना समय लगे यानी बोलने में ज्यादा समय लगे, उन्हें दीर्घ स्वर कहते हैं। उदाहरण के लिए आ, ई, उ, ए, ओ, औ आदि। तो हिंदी में दोस्तों कुल 7 दीर्घ स्वर हैं। तो चलिए तीसरा स्वर देखते हैं। तीसरा है प्लुत स्वर। जिन स्वरों के उच्चारण में ह्रस्व स्वर से यानी लघु स्वर से 3 गुना अधिक समय लगे, उन्हें प्लुत स्वर कहते हैं। वे स्वर जिनके उच्चारण में दीर्घ स्वर से भी अधिक समय लगता है, प्लुत स्वर कहलाते हैं। जैसे किसी को पुकारने या नाटक के संवादों में इसका प्रयोग करते हैं। उदाहरण के लिए जब हम ओम बोलते हैं तो बीच में जो गैप होता है वही क्या है, प्लुत स्वर है दोस्तों। उसी प्रकार राम बोलते हैं तो बीच में जो गैप होता है वही क्या है, प्लुत स्वर है। और इन्हें त्रिमात्रिक स्वर भी कहते हैं। चलिए हिंदी वर्णमाला में स्वर ग्राफ को देख लेते हैं। आप देख ही सकते हैं दोस्तों, यहाँ पे ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर, प्लुत स्वर। इस प्रकार हिंदी वर्णमाला में कुल 11 स्वर होते हैं। चलिए अगला देखते हैं, अयोग वाह। हिंदी वर्णमाला में अंग तथा आहा को अयोग वाह की संज्ञा दी जाती है। इन्हें स्वरों के साथ तो रखा गया है, किंतु स्वतंत्र गति न होने के कारण इन्हें स्वर नहीं माना जाता। स्वरों के साथ प्रयुक्त होने के कारण ये व्यंजनों की श्रेणी में भी नहीं आते हैं। स्वरों तथा व्यंजनों में से किसी के साथ योग न होने के बावजूद ये ध्वनि वहन करते हैं, इसलिए इन्हें अयोगवाह कहा जाता है। उदाहरण है अंग व आहा। तो चलिए देखते हैं स्वरों की मात्राएं क्या है। स्वर जब व्यंजन के साथ मिलते हैं तो उनका रूप बदल जाता है। इस बदले हुए रूप को ही क्या कहते हैं, मात्रा कहते हैं। अ के अतिरिक्त शेष स्वरों को जब व्यंजनों के साथ प्रयुक्त किया जाता है तो उनकी मात्राएं ही लगती है, अ की मात्रा नहीं होती है। अ से रहित व्यंजनों को हलंत लगाकर दिखाया जाता है। जैसे क में अ की मात्रा है तो दोस्तों अ की मात्रा को दर्शाया नहीं जाता, इसलिए क में हलंत लगा दिया जाता है। उसी प्रकार ख में अ की मात्रा जुड़ी होती है, अगर उसका संधि विच्छेद करेंगे तो ख उसमें हलंत लगेगा, फिर आ। तो चलिए अगला देखते हैं। अगला है स्वरों की मात्राएं। तो चलिए देखते हैं स्वर, मात्रा और शब्द प्रयोग। आ की मात्रा के लिए आ जैसे शब्द प्रयोग होगा माता। उसी प्रकार छोटी ई के लिए छोटी ई की मात्रा शब्द में होगा दिन। जैसे दिन में आपका छोटी ई की मात्रा है, उसी प्रकार बड़ी ई की मात्रा जीत में, ऊ की मात्रा छोटा ऊ की मात्रा कुछ में, बड़ा ऊ की मात्रा फूल में, री की मात्रा कृषक में, ए की मात्रा खेल में और ऐ की मात्रा बैल में, ओ की मात्रा कोमल में और औरत में औ की मात्रा दोस्तों। इस प्रकार दोस्तों हिंदी वर्णमाला के मात्राओं का प्रयोग किया जाता है। अगला है अनुस्वार तथा अनुनासिक में क्या अंतर है। तो अनुस्वार को देखते हैं। जब वर्ण का उच्चारण केवल नासिका से हो यानी नाक से हो तब वह अनुस्वार कहलाता है। हिंदी में अंग तथा प्रत्येक वर्ग कहने से दोस्तों क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग तथा प वर्ग का पंचम वर्ण यानी अंग, इया, अणा, न तथा म अनुस्वर है। उदाहरण के लिए जैसे चंचल, अंक, रंग, पंख आदि। चलिए अनुनासिक को देखते हैं। जब वर्ण का उच्चारण नसिका तथा मुख दोनों से समान रूप से हो तब वह अनुनासिक कहलाता है। या जिन व्यंजनों के उच्चारण में वायु नसिका मार्ग से निकलती है यानी नाक से निकलती है
तो उन्हें अनुनासिक व्यंजन कहते हैं। जैसे अंगा, इया, अणा, न और म अनुनासिक व्यंजन हैं। उदाहरण में पाँच, कांच, आँख इत्यादि। तो चलिए देखते हैं व्यंजन किसे कहते हैं, यह कितने प्रकार का होते हैं। तो जिन वर्णों का उच्चारण स्वरों की सहायता से होता है उन्हें व्यंजन कहते हैं। एक बार और सुनिएगा दोस्तों, जिन वर्णों का उच्चारण स्वरों की सहायता से होता है उन्हें व्यंजन कहते हैं। हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की कुल संख्या 33 है। उदाहरण क, अ, ख। व्यंजन 3 प्रकार के होते हैं दोस्तों। पहला स्पर्श व्यंजन, दूसरा अंतस्थ व्यंजन और तीसरा उष्ण व्यंजन। तो चलिए देखते हैं पहला व्यंजन यानी स्पर्श व्यंजन। जिन व्यंजन वर्णों के उच्चारण में श्वास वायु मुख के अलग अलग भागों को स्पर्श करती है उन्हें स्पर्श व्यंजन कहते हैं। या जिन व्यंजनों के उच्चारण में जिह्वा का कोई न कोई भाग मुख के किसी न किसी भाग को स्पर्श करता है तो उसे स्पर्श व्यंजन कहते हैं। क से लेकर म तक 25 व्यंजन स्पर्श हैं। इन्हें 5-5 के वर्गों में विभाजित किया गया है, अतः इन्हें वर्गीय व्यंजन भी कहते हैं। जैसे क से अंगा तक क वर्ग, च से इया तक च वर्ग, ट से अणा तक ट वर्ग, त से न तक त वर्ग और प से म तक प वर्ग। चलिए देखते हैं दूसरा व्यंजन अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ शब्द का अर्थ है मध्य या बीच में स्थित। हिंदी वर्णमाला के कुछ व्यंजन स्वर तथा व्यंजन के मध्य आते हैं, इन्हें अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। इनकी संख्या 4 है। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, जिन व्यंजनों के उच्चारण में मुख बहुत ही संकुचित हो जाता है फिर भी वायु स्वरों की भांति बीच से निकल जाती है, उस समय उत्पन्न होने वाली ध्वनि अंतस्थ व्यंजन कहलाती है। य, र, ल, व ये अंतस्थ व्यंजन है दोस्तों। अगला है उष्ण व्यंजन। उष्ण का अर्थ है गर्म। वे व्यंजन जिनके उच्चारण के समय वायु मुख से रगड़ खाकर गर्म हो जाती है, अर्थात उच्चारण करते समय मुख से गर्म हवा निकलती है, उन्हें उष्ण व्यंजन कहते हैं। इनकी संख्या 4 है दोस्तों। स, स, स तथा ह। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, जैसे ही आप इन शब्दों का उच्चारण करते हैं तो मुख से गर्म हवा निकलती है, इसलिए इन्हें उष्ण व्यंजन कहते हैं। या जिन व्यंजनों के उच्चारण में एक प्रकार की गर्माहट सी प्रतीत होती है उन्हें उष्ण व्यंजन कहते हैं। चलिए अगला देखते हैं संयुक्त व्यंजन। हिंदी वर्णमाला में इनकी कितनी संख्या है, तो 2 व्यंजनों के मेल से बने वर्ण को संयुक्त व्यंजन कहते हैं और हिंदी वर्णमाला में इनकी संख्या 4 होती है। ध्यान दीजिएगा, जिन व्यंजनों के उच्चारण में अन्य व्यंजनों की सहायता लेनी पड़ती हो उन्हें संयुक्त व्यंजन कहते हैं। आप देख ही सकते हैं छ के उच्चारण में क और स का प्रयोग किया जाता है, उसी प्रकार त्र के उच्चारण में त और र 2 वर्णों का प्रयोग किया जाता है। उसी प्रकार गिया में ज और इया का प्रयोग किया जाता है। स्र में स और आर का प्रयोग किया जाता है। तो चलिए अगला देखते हैं प्राण श्वास की मात्रा के आधार पर व्यंजन के कितने भेद हैं। तो प्राण श्वास की मात्रा के आधार पर व्यंजनों के 2 भेद हैं। पहला है अल्प प्राण, दूसरा महाप्राण। अल्प प्राण जिन व्यंजनों के उच्चारण में श्वास वायु कम मात्रा में बाहर निकलती है, यानी जिन वर्णों के उच्चारण करते समय मुख से कम मात्रा में हवा निकलती है उन्हें अल्प प्राण व्यंजन कहते हैं। हर वर्ग का पहला, तीसरा तथा 5वां वर्ग और अंतस्थ व्यंजन अल्प प्राण व्यंजन हैं।
जैसे क, ग, अंग, ज, झ, इया, ड, ढ, अण। अगला है महाप्राण। जिन व्यंजनों के उच्चारण में श्वास वायु अधिक मात्रा में बाहर निकलती है, अर्थात जिन व्यंजनों के उच्चारण में या उनको बोलते समय मुख से बहुत अधिक मात्रा में हवा निकलती है या वायु निकलती है, उन्हें महाप्राण कहते हैं। हर वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ण महाप्राण ध्वनि होता है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। दूसरा और चौथा वर्ग यानी ख, छ, ठ, थ, फ। उसी प्रकार चौथा वर्ग घ, झ, ढ, ध, भ। ये सभी क्या है? महाप्राण व्यंजन है दोस्तों। अगला है घोषत्व के आधार पर, यानी घोष का अर्थ है स्वर तंत्रियों में ध्वनि का कंपन। तो घोषत्व के आधार पर दो प्रकार के व्यंजन है दोस्तों। पहला है अघोष, दूसरा घोष। तो चलिए अघोष को देखते हैं। जिन व्यंजनों के उच्चारण में स्वर तंत्रियों में कंपन न हो तो अघोष व्यंजन कहलाते हैं। एक बार और ध्यान से सुनिएगा दोस्तों। जिन व्यंजनों के उच्चारण में या जिन व्यंजनों को बोलते समय स्वर तंत्रियों में कंपन न हो तो अघोष व्यंजन कहलाते हैं। प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा व्यंजन वर्ण अघोष ध्वनि होता है, जैसे क, ख, च, छ, ट, ठ, त, थ, प, फ। तो चलिए देखते हैं घोष को। जिन व्यंजनों के उच्चारण में स्वर तंत्रियों में कंपन हो वह घोष व्यंजन कहलाते हैं। प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा व्यंजन वर्ण घोष ध्वनि होता है, जैसे ग, घ, अंग, ज, झ, इया, ड, ढ, अण। अगला है वर्तनी। किसी भी भाषा में शब्दों की ध्वनियों को जिस क्रम और जिस रूप से उच्चारित किया जाता है, उसी क्रम और उसी रूप से लेखन की रीति को, यानी लिखने की जो नियम है, उसी को वर्तनी कहते हैं। जो जैसा उच्चारण करता है वैसा ही लिखना चाहता है, अतः उच्चारण और वर्तनी में घनिष्ठ संबंध है। इस प्रकार शुद्ध वर्तनी के लिए शुद्ध उच्चारण भी आवश्यक है। इस प्रकार दोस्तों हमारा आज का हिंदी वर्णमाला का टॉपिक कंप्लीट होता है। उम्मीद है दोस्तों यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो ऐसे ही और वीडियो लाने के लिए हमें कमेंट कीजिए और हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।